हाय स्टूडेंट्स, आई एम अतुल राज और आप सब अच्छे होंगे। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं बीएससी सेकेंड ईयर वालों के लिए फिजिकल केमिस्ट्री का थर्ड पेपर। और देखेंगे आज का जो इम्पोर्टेंट वीडियो रहने वाला है नॉनस्ट इक्वेशन के ऊपर नॉनस्ट का वितरण है, नियम क्या है। तो इससे पहले हम आपके लिए कल परसों मानी जो पिछले दिन बीत गए हैं, हर दिन हम आपके लिए एक न एक नई सीरीज़ में वीडियो लेकर आते रहते हैं। और आज भी आपके लिए एक ननसर्ट का वितरण नियम क्या है ये लेकर आए। स्पेशल वीडियो आज का है आप लोगों के लिए। और ज़्यादा से ज़्यादा हमारे इस जो पेपर चैनल हैकर को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें और सब्सक्राइब करें। हम सीरीज़ में आपके लिए रोज़ाना एक न्यू वीडियोज़ के साथ प्रेजेंट होते हैं। और आज का जो इम्पोर्टेंट वीडियो है आप सभी के लिए ननसर्ट का वितरण नियम क्या है, तो देखते हैं इस रूल को। देखिए, ननसर्ट का वितरण नियम क्या है, किन दशाओं में इसका प्रतिपादन होता है, आणविक जटिलता की सीमा का निर्धारण इसकी सहायता से कैसे किया जाएगा, निष्कर्षण के प्रक्रम तथा नियम को इस सिद्धांत के आधार पर समझाइए। ठीक है, क्वेश्चन है स्टेट द डिस्ट्रीब्यूशन लॉ ऑफ द ननसर्ट अंडर व्हाट द कंडीशन इज द लॉ ऑफ ऑब्लिट। How would we use the calculate the extents of the molecular capacity with the help of the explanation the principle and the powers of the extraction of the basic of this law। ठीक है, यानी दूसरा यानी v को b इस तरीके से आएगा। एक कार्बनिक पदार्थ का वितरण गुणांक ईथर तथा जल के बीच में 5.5:1 है। परिकलन करते हुए दिखाइए कि इस विलेय के 100 मिली जलीय विलयन में 100 मिली ईथर के बराबर वानगियों द्वारा निष्कर्षित पदार्थ बार में लिए गए 100 मिली ईथर की किसी अपेक्षा अधिक होता है। ठीक है, तो निष्कर्षित पदार्थ जो है वो दिया हुआ है एक बार में लिए 100 मिली ईथर की अपेक्षा अधिक होता है। ठीक है, या आपको ये क्वेश्चन इंग्लिश में भी दे रखा है, यहाँ पे देखिए इंग्लिश में भी गिवन है द पार्टीशन कॉन्फिशिएंट ऑफ एंड द organic substance between under than the water is 5:1, so that the amount of the solute extraction from 100 ml of the aqueous y 10 ml of ether in the form of equal instant is the more than the using 100 ml of its once at a टाइम। ओके, तो ये दिया हुआ है। देखिए इसका सबसे पहले दिया है डिस्ट्रीब्यूशन लॉ। इस नियम को पढ़ेंगे। देखिए डिस्ट्रीब्यूशन नियम दिया है, वितरण नियम दिया हुआ है इसके अकॉर्डिंग टू वितरण नियम। ठीक है, वितरण नियम दिया है, डिस्ट्रीब्यूशन लॉ दिया है। तो डिस्ट्रीब्यूशन लॉ क्या होता है एक बार देखेंगे। जब कोई द्रव या ठोस, ओके, सॉलिड या लिक्विड, जब कोई द्रव या ठोस अमिश्रणीय द्रवों के साथ एक दूसरे के संपर्क में है को हिलाया जाता है तो यह द्रव या ठोस दोनों ध्रुवों में वितरित हो जाता है तथा एक साम्यावस्था स्थापित हो जाती है और दोनों द्रवों में उस पदार्थ की सांद्रताओं का अनुपात स्थिर ताप पर स्थिर रहता है। यह स्थिर अनुपात पदार्थ की मात्रा पर निर्भर नहीं होता है। माना कि एक द्रव में सांद्रता C1 तथा दूसरे द्रव में सांद्रता C2 है तब। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए सांद्रता पहले एक में सांद्रता C1 मानी गई है, दूसरे में सांद्रता क्या मानी गई है C2। ठीक है, तो यहाँ पे फर्स्ट फेज में जिसमें सांद्रता C1 ली गई है द्रव फर्स्ट और द्रव सेकंड दिया हुआ है। ठीक है, इससे आगे देखते हैं। देखिए यहाँ पे C1/C2 इक्वल टू के यानी यहाँ पे एक स्थिरांक है। C1/C2 इक्वल टू के इज ए कांस्टेंट वैल्यू। ओके, कांस्टेंट जिसको क्या कहेंगे स्थिरांक कहेंगे। के को वितरण गुणांक या वितरण स्थिरांक कहते हैं। ठीक है, डिस्ट्रीब्यूशन गुणांक या वितरण गुणांक कहेंगे। इस नियम को वितरण नियम भी कहा जाता है। ठीक है, इस नियम को क्या कहेंगे वितरण नियम भी कह सकते हैं। ठीक है, इक्वेशन आप याद रखेंगे C1/C2 इक्वल टू के, जहाँ पे के आपका कांस्टेंट है, आपका वितरण गुणांक हो सकता है या फिर स्थिरांक वितरण गुणांक या वितरण स्थिरांक कहेंगे। ठीक है, अब देखिए जो वितरण नियम की लिमिटेशंस हैं, डिस्ट्रीब्यूशन लॉ की लिमिटेशंस क्या क्या हैं, देखिए दिया हुआ है
वितरण नियम की सीमाएं। वितरण नियम निम्नलिखित परिस्थितियों में लागू होता है। नंबर 1, देखिए वितरण नियम किन किन परिस्थितियों में, किन किन कंडीशन में फॉलो करता है। देखिए, दोनों विलायकों में विलेय की जो आणविक अवस्था होती है, मॉलिक्यूलर स्टेट जो होती है, वो समान रहनी चाहिए। कंडीशन ये होती है कि वितरण नियम निम्नलिखित परिस्थितियों में लागू होता है। कौन सा? फर्स्ट रूल वो है, जो दोनों विलायकों में विलेय का आणविक जो अवस्था होगी, यानी मॉलिक्यूलर स्टेट जो होगी, वो सभी परिस्थितियों में समान रहनी चाहिए। अर्थात दोनों विलायकों में विलेय का अणुभार समान आवश्यक है। अणुभार जो होता है वो भी समान रहना चाहिए, ये भी जरूरी है। ठीक है। नंबर 2 होता है ताप स्थिर रहना चाहिए, यानी उसका टेम्परेचर जो होता है वो भी कांस्टेंट रहे। नंबर 3 होता है विलेय के अणुओं का विलायक के में वियोजन या संयोजन नहीं होना चाहिए, और नहीं कोई संकर यौगिक बनना चाहिए। संकर यौगिक माने मिश्रण का कोई भी कंपाउंड नहीं बने, और अणुओं में जो विलायक में वियोजन है वो भी संयोजन नहीं होना चाहिए। नंबर नेक्स्ट है, यह नियम केवल तन विलयनों पर लागू होता है, डाइल्यूट सॉल्यूशन पर ही ये फॉलो करता है। सांद्र वितरण में नियम से विचलन प्रदर्शित करते हैं। ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं इसके बाद में, यदि किसी ताप पर दो विलायकों, विलायक 1 और विलायक 2 के पदार्थ की विलेयताएं क्रमशः S1 और S2 हों। देखिए, यदि किसी ताप पर दो विलायकों, विलायक फर्स्ट और विलायक 2 के पदार्थ की जो विलेयताएं हैं क्रमशः सॉल्युबिलिटी है S1 है और S2 है, देन वी K इक्वल टू C1/C2 इक्वल टू S1/S2। ठीक है। इस इक्वेशन को आप नोट डाउन करेंगे, जहां के दो विलायकों में पदार्थों का वितरण गुणांक है। ठीक है। K क्या है? दो पदार्थों में वितरण गुणांक कहलाएगा। अब डेरिवेशन फ्रॉम द डिस्ट्रीब्यूशन लॉ। अब देखिए वितरण नियम से विचलन क्या क्या है, डेविएशन क्या क्या है इस नियम की, देखते हैं। जो डेविएशंस हैं इस नियम की वो देखेंगे क्या क्या हैं, देखते हैं। यद्यपि वितरण नियम सामान्यतः सही पाया गया, परंतु अनेक परिस्थितियों में C1/C2 का मान घटता बढ़ता है। ठीक है। ये चीज़ याद करके रखें कि जो सामान्यतः, यद्यपि जो वितरण नियम है वो सामान्यतः सही पाया गया, लेकिन है क्या कि C2 और जो परिस्थितियां हैं, वितरण की जो परिस्थितियां हैं, उनमें C1 और C2 का जो मान होता है वो घटता और बढ़ता रहता है, ऊपर नीचे यानी अप डाउन पोजीशन में चलता रहता है। अब निम्न से यह विचलन निम्न प्रभावों के कारण होता है, यानी यह जो प्रभाव होता है वो किस कारण से होता है। देखिए, नंबर 1 क्या है, आणविक अवस्था में परिवर्तन का प्रभाव। ठीक, जो मॉलिक्यूलर स्टेट है उसमें डिफ्रेंसिएशन होता है, तो जो मॉलिक्यूलर स्टेट है उसमें डिफ्रेंसिएशन होगा तो क्या इफेक्ट पड़ेगा। देखिए, जो मॉलिक्यूलर अवस्था है, आणविक स्टेट में परिवर्तन का प्रभाव, यदि एक विलायक में विलेय के अणु परस्पर संगुणित होते हों। ठीक है। क्या दिया है, देखिए, यदि एक विलायक में विलेय के अणु संगुणित होते हों किंतु दूसरे विलायक में संगुणित न हो, एक विलायक में संगुणित होते हों और दूसरे विलायक में संगुणित न होते हों, उक्त नियम खरा नहीं उतरता। याद रखें, यानी एक विलायक में जो परस्पर अणु हैं, एक विलायक में संगुणित हों, दूसरे विलायक में संगुणित ना हो, तो यह नियम राइट फॉलो नहीं करता है। यह नियम वहीं लागू होता है जहां विलायकों की दो परतों में विलेय की आणविक अवस्थाएं एक सी हों, यानी दोनों परतों में विलायक की जो अवस्थाएं हैं, दोनों परतें हैं वो कैसी हों, एक जैसी हों, अर्थात दोनों ही विलायकों में इसका अणुभार समान हो। यानी जो टू सॉल्युबल सॉल्यूशंस होते हैं, उनमें सॉल्यूट होते हैं, उनमें इनकी जो विलायकों में इसका अणुभार होता है, मॉलिक्यूलर वेट होता है, वो कैसा होना चाहिए, सेम होना चाहिए, तभी ये नियम फॉलो होगा। आगे जैसे मान लीजिए जल और बेंजीन की परतों में बेंजोइक अम्ल के वितरण को लें। ठीक है। किसमें, जैसे मान लीजिए एग्जांपल लिया, जल और बेंजीन की परतों में बेंजोइक अम्ल के वितरण को लें। जल में यह अम्ल एकल अणु अर्थात C6H5COOH
के रूप में रहता है, किंतु बेंजीन में इसके अधिकतर अणु द्विगुणित अणु अर्थात C6H5COOH का होल ट्वाइस के रूप में और बहुत थोड़े अणु यानी कितने C6H5COOH के रूप में रहते हैं। यह दो विलायकों की परतों में विलेय के एक अणुओं के लिए ही वितरण नियम लागू होगा। अतः यदि बेंजोइक अम्ल के संपूर्ण सांद्रण पर विचार किया जाए तो यह नियम खरा नहीं उतरता। यानी जो संपूर्ण सांद्रण है उसके लिए अगर यह विचार विमर्श किया जाए, उसके लिए कहा जाए कि ये सही होगा, दैट इज रॉन्ग, यानी उस पर ये सही खरा नहीं उतरेगा। कहीं हद तक ये ठीक होगा, लेकिन कंप्लीटली ये नहीं कहा जा सकता कि ये सभी सांद्रण के लिए मोस्ट ट्रू है, नहीं है, ऐसा नहीं है, सही नहीं होगा। उसके बाद देखिए विलायकों की पारस्परिक मिश्रणीयता के परिवर्तन का प्रभाव। ठीक, दूसरा नंबर आता है विलायकों की पारस्परिक मिश्रणीयता के परिवर्तन का प्रभाव, यानी जो विलायकों का मिश्रण होगा, विलायकों के मिश्रणीय के परिवर्तन का प्रभाव, यानी जो विलायकों में जो चेंजेस आएगी उसके ऊपर जो परिवर्तन होगा उसके मिक्सचर को, तो क्या कहेंगे, देखेंगे विलेय के बढ़ते हुए सांद्रण में विलायकों की, देखते हैं विलेय के बढ़ते हुए सांद्रण से विलायकों की पारस्परिक मिश्रणीयता में परिवर्तन आता है, जो 3 प्रकार के परिवर्तन संभव हैं। ठीक है, 3 चेंजेस आएंगी, 3 स्टेप्स में आएगा। तो वो के कौन कौन सी होंगी 3? नंबर फर्स्ट है किसी विलेय पदार्थ के बढ़ते हुए सांद्रण में, ठीक है, क्या देखा आपने, किसी विलेय पदार्थ के बढ़ते हुए सांद्रण में विलायकों की मिश्रणीयता किसी विलेय पदार्थ के बढ़ते हुए सांद्रण से विलायकों की पारस्परिक मिश्रणीयता क्या होती है, घट जाती है। क्लियर है। दूसरा देखते हैं विलेय पदार्थ के बढ़ते हुए सांद्रण के एक विलायक की मिश्रणीयता दूसरे में बढ़ सकती है, जबकि विलायक की मिश्रणीयता पहले में घट सकती है। ये भी क्लियर है। ठीक है, आगे देखते हैं और इसके बाद आगे देखेंगे विलेय के बढ़ते हुए सांद्रण में दोनों विलायकों की एक दूसरे मिश्रणीयता बढ़ सकती है, कभी कभी तो यह पूर्ण रूप से मिश्रणीय हो सकते हैं। और कोलंबी ने इस सन 1907 में जल और ईथर विलायकों में मौलनिक अम्ल के साथ ऐसी ही स्थिति पाई। ठीक है, किसने, मौलोनी ने पहले देखा 1907 ईस्वी में कि जल और ईथर के जो विलायक थे उनमें उन अम्लों के साथ ऐसी ही स्थिति, ऐसी ही कंडीशन में ये पाए गए। ठीक है, क्लियर है। आगे देखते हैं जो तीन परिस्थितियां थीं, इनमें C1 और C2 के अनुपात में घटत बढ़त हो जाती है, यानी C1 और C2 के जो अनुपात होते हैं वो कैसे हो जाते हैं, घट सकते हैं और घट बढ़ होती है। वितरण नियम का निष्कर्षण में प्रयोग, यानी वितरण नियम का निष्कर्षण में प्रयोग क्या है देखेंगे, कार्बनिक पदार्थों के जलीय विलयन को जल में अघुलनशील कार्बनिक विलायों के साथ मिलाया जाता है। हिलाने पर पदार्थ जलीय परत को छोड़कर कार्बनिक घोलकों में आ जाता है। तो इस क्रिया को बार बार दोहराने पर 95% पदार्थ निष्कर्षित किया जा सकता है, यानी इसकी जो प्योरिटी है उसको कितना 95% तक आप अलग कर सकते हैं। माना कि किसी जलीय परत के V घन सेंटीमीटर में किसी विलेय का W ग्राम घुला हुआ इस विलेय को किसी कार्बनिक विलायकों के VCC आयतन में से अनेक बार निष्कर्षित किया जाता है। जैसे मान लेते हैं, माना कि पहले किस्म में WBC आयतन में निष्कर्षित करने पर W1 पदार्थ मूल परत से निष्कर्षित रह जाता है। ठीक है, W1 जो परिवर्तन होता है इससे अलग हो जाएगा, निष्कर्षित हो जाएगा। इसके बाद में वितरण गुणांक जो होता है, यानी वितरण गुणांक यहाँ पे देखिए इक्वेशन क्रिएट होंगे। पहला इक्वेशन होगा वितरण गुणांक, यानी वितरण गुणांक इक्वल टू जलीय परत में सांद्रण अपॉन कार्बनिक विलायक परत में सांद्रण। ठीक है, तो जलीय परत में सांद्रण आपने माना W1 अपॉन V और यहाँ कार्बनिक विलायक परत में सांद्रण माना W माइनस W1 अपॉन B। इसको हम मान लेते हैं इक्वेशन नंबर फर्स्ट। उसके बाद W1 इक्वल टू KV अपॉन KB प्लस B, इसको मानेंगे आप, क्या मानेंगे, इक्वेशन नंबर सेकेंड। ओके, इस प्रकार दूसरी किस्म में अनिष्कर्षित पदार्थ W हो।
अब देखिए दूसरी कंडीशन ये होती है सेकंड कंडीशन में कि जो पदार्थ निकलने वाला नहीं अनिष्कर्षित पदार्थ है, वहाँ पे पदार्थ क्या मान लिया, W2 अपॉन V अपॉन W1 माइनस W2 अपॉन V इक्वल टू K। ठीक है, यहाँ आपने जो अनिष्कर्षित पदार्थ है उसको क्या माना, W2 माना इस कंडीशन में। ठीक है, यहाँ से या फिर आप इसको ऐसे डिफाइन कर सकते हैं, कैसे देखिए, या फिर W2 इक्वल टू W1 इंटू KV अपॉन KB प्लस V, इसको मान लिया आपने इक्वेशन नंबर थर्ड, यानी समीकरण 2 से W1 का मान रखने पर। ठीक है, जो इक्वेशन सेकंड है उससे क्या करेंगे, W1 का मान यहाँ पे आप रख देंगे। तो देखते हैं, अतः NV किस्म जो होगी, NV किस्म करने पर अनिष्कर्षित पदार्थ की मात्रा WN हो, तो यानी यहाँ से W2 इक्वल टू W इंटू KV अपॉन KV प्लस V इक्वल का होल स्क्वायर। ठीक, तो WN इक्वल टू W यानी KV अपॉन KV प्लस V की होल पावर N, अर्थात यही जो व्याख्या है या जो व्यापक सूत्र है जिसके द्वारा अनिष्कर्षित पदार्थ की मात्रा ज्ञात कर लेते हैं। और ये देखिए आप जो पढ़ रहे हैं, आप हिंदी मीडियम में पढ़ाया अभी हमने, वही आपका सेम इंग्लिश में भी दिया हुआ है। यहाँ से जो आंसर दिया हुआ है वो भी आपका इंग्लिश में दिया है। जैसे आंसर दिया है, डिस्ट्रीब्यूशन लॉ ऑफ व्हेन एट द लिक्विड ऑफ सॉलिड विच कम्स इन द कॉन्टेक्ट विद द assemble liquid to each other the strict then and the liquid as the solid becomes distribute at both poles and the established is the equilibrium state and into the both liquids ratio of the concentration of that the material becomes the constant at the constant temperature. This constant ratio does not the depend on quantity of the material. Suppose that the concentration in the one liquid is C1 and another is C2। ठीक है, देन कंसंट्रेशन C1 और कंसंट्रेशन C2 इक्वल टू लिक्विड 1 एंड लिक्विड सेकंड। ठीक है, जो भी स्टूडेंट्स इस नोट्स को आप हिंदी इंग्लिश में डाउनलोड करना चाहते हैं, इस डिस्क्रिप्शन बॉक्स के लिंक में जाएं और वहां से आप इस इंग्लिश के नोट्स को भी आप डाउनलोड कर सकते हैं। और लगातार बने रहिए हमारे चैनल पेपर हैकर के साथ, इसी तरह से हम रोजाना नई नई वीडियो आपके लिए लेकर आते रहेंगे। इसका